तो आज की क्लास वेक्टर की रहेगी। वेक्टर शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर है फिजिक्स का। और इसके बाद जो है कल भी वेक्टर की क्लास रहेगी। कल हो सकता है 8 से 10 रहे या फिर 10 से 12, वो डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा। फिजिक्स की क्लास या मैथ्स पहले हुए या फिजिक्स, जो भी है, जो भी पहले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना तो है ही क्लास। और ये है कि वेक्टर क्लास खत्म होने के बाद, मतलब अगर कल वेक्टर क्लास खत्म होती है तो उसके बाद जो है आपका परसों थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट के लिए तैयार रहे, क्योंकि वेक्टर खत्म होगा, थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही परसों होगा उसके बाद कोई गारंटी नहीं, हो सकता है एक आप टॉपिक खत्म होने के बाद आपका डायमेंशन का, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और वेक्टर, ये 4 चैप्टर, जो 4 टॉपिक हैं, तो उसका भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा है, आ रहा है क्लियर? देखो तो भाई, बाकी लोग वीडियो आ रहा है क्या? बाकी लोग को आ रहा है, वीडियो क्लियर हो रहा है? देखो, हाँ क्लियर, ठीक है। जिसका वीडियो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा इशू हो सकता है अपने नेट की प्रॉब्लम से, बाकी को कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। 2 दिन का देखिए गैप मिला है फिजिक्स का, और उम्मीद है कि एक समय मिल गया आप लोगों को कि फिजिक्स का जो पुराना है रिवीजन किए होंगे। होप सो कि पुरानी चीजों को क्या है कि एक साथ इतना सारा पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए रेस्ट का। तो आप लोग को कम से कम 2 दिन का मिला है, तो उम्मीद करता हूँ कि कर लिए होगे। फॉर्मूला वगैरह तैयार करते जाना, नहीं तो आखिरी में लोड हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़े, उसका फॉर्मूला एक तैयार कर लिए। उसके बाद जो भी पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये सारे का सारा आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो नोट्स साथ में साथ तैयार करते रहेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, चालू करने वाले हैं वेक्टर, तैयार हो जाइए। कॉपी उठा लीजिए, पेन रखिए हाथ में, चालू करते हैं नया टॉपिक हम लोग का। वो चैप्टर का नाम है वेक्टर। ठीक है, ऑन। चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, चालू कर रहे हैं। वेक्टर लिखिए, नाम चैप्टर का वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप वेक्टर पढ़ोगे तो आपको ये पता रहेगा कि आगे चल के हम जब वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जितनी सारी चीजें हैं ना उसमें इसका कंसेप्ट यूज होगा। आई जे के वाला फॉर्म में आएगा, कभी इस फॉर्म में आएगा। तो न्यूमेरिकल के जो हाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो डिपेंड करेंगे बेस बनाने का ये वेक्टर के। ठीक है, तो वेक्टर चैप्टर अटेंड करेंगे, लाइव अटेंड करेंगे, फायदा मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ना कि सिर्फ वेक्टर यहाँ पे काम आएगा, मैथ्स में भी चैप्टर है वेक्टर का, जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वेक्टर के आए हुए हैं। यहां से भी फायदा मिल रहा है, यहां से भी आप कंसेप्ट सीखोगे, यहाँ आपका बेस बन जाएगा, तो मैथ्स में भाई आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। जो भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी वो तो मैथ्स में कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो वेक्टर के लिए चालू करते हैं। तो वेक्टर क्या है, पहली बात देख लेते हैं। तो वेक्टर पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में स्केलर क्या होता है। एक वेक्टर जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी, आपने क्या पढ़ा है? फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली है आपने, बहुत सारे। तो वीडियो नहीं आ रहा है, किस अंजलि जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लेंगे। बाकी लोग का तो मेरे को लग रहा है ठीक है। सर टेस्ट में क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गया, न्यूमेरिकल। देखिए, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल दोनों मिक्सअप रहेगा। 50-50% का वेटेज रख रहा हूँ। शुरू में आपको लोड ना रहे, थोड़ा सा 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, 50% न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है,
मेरा आवाज बाकी लोग को क्लियर है ना? हाँ, बाकी लोग को तो क्लियर है। अंजलि आप लेफ्ट करके ना एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ठीक कह रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी में आपने क्या देखा था कि हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक होता है हमारा, और क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री। ये तीन चीज पढ़ा हुआ है, ठीक। उसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके में डिवाइड है, बशर्ते मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये भी डिवाइडेड है स्केलर के फॉर्म में और वेक्टर के फॉर्म में। तो अब बात कर लेते हैं, देखो अलग अलग क्वांटिटी से कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, जिसके बारे में सबसे पहले कि क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। स्केलर ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर ऐसा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, ये ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, देखो जैसे कि आपका मास हो गया, ठीक है। मास कितना है, अगर 5 किलो है, 5 किलो है, ठीक। 5 किलो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब मास लिखा है 5 किलो, ये क्या है इसका, ये क्या है, ये एक यूनिट है, ये यूनिट है। और 5 क्या है, दिस 5 इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी की वैल्यू या किसी का ये न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू बोल सकते हैं उसको, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो बोला जाए कि इस मास का, सिर्फ इस मास का कितना मैग्नीट्यूड होगा बोलेंगे तो सिर्फ आपको लिखना क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 5। 5 है इसका मैग्नीट्यूड, और उसकी यूनिट क्या है, केजी मास की, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या शो करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड भी शो, मैग्नीट्यूड ये शो करता है, सोर्स मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन भी शो करता है, एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड भी शो करेगा और डायरेक्शन भी शो करेगा, ठीक ठीक। तो ये मास की क्वांटिटी हो गई। अगर मैं बोलूं कि फोर्स है, फोर्स की जगह चलो लिखते हैं वेलोसिटी, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी, वेग, वेग जो है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब आप इसमें क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इसका जो है, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो है 5, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5। इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब मैं ये बोल दूं कि ये ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन लिखा है, तो इसका एक डायरेक्शन भी हो जाएगा, जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इसका एक डायरेक्शन भी हो जाएगा, वो होगा ईस्ट, ईस्ट तरफ होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी देती है, यूनिट भी देगी और डायरेक्शन भी देगी, वो क्या कहलाती है, वो क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं यहीं पे बोल दूं, अगर मैं यहीं बोल दूं 5 मीटर पर सेकंड बोल दूं, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इससे आप मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, मैग्नीट्यूड कितना 5, और यूनिट आपको पता चल रहा है कितना, मीटर पर सेकंड। बट आपको डायरेक्शन इससे पता नहीं चल रहा है, इससे कोई डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये स्पीड है, और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन नहीं बताती। जहां डायरेक्शन बताया वो बन जाती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी है, देखो ईस्ट लिखा है, मतलब वो डायरेक्शन भी बता रहा। तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी शो करे और डायरेक्शन भी शो करे, वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो यूनिट तो शो कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, बट यहाँ पे अदर चीज शो नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब इट डज नॉट
शो डायरेक्शन, ठीक है, इट डज नॉट शो डायरेक्शन, ठीक। तीसरा पॉइंट, इट हैज यूनिट्स, कुछ ना कुछ यूनिट तो नहीं चाहिए, इट हैज यूनिट्स, ठीक है। और इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी यूनिट्स रहेंगे, यूनिट्स जैसे कि मीटर पर सेकेंड, इस टाइप का यूनिट, ठीक है। इट हैज यूनिट्स, आज तक पढ़ रहा हूं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, लेकिन यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट अगर मैं बोल दूं 5 kg, रुको, मैं बोल दूं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और मैं लिख दूं 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड जो है 5 है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, ये भी ईस्ट में है, ये भी डायरेक्शन जो है इसका ईस्ट है, इसका भी डायरेक्शन ईस्ट है, इसका मतलब दोनों बोलोगे इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहा है, बट आपका कंपैरिजन होना चाहिए यूनिट का भी। आज तक तो हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बट कंपेयर करने के लिए आपको यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो ये दोनों इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे यूनिट भी सेम होगा तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर, तो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है। चलो ये सब बात में करेंगे वेक्टर के बारे में। इट हैज यूनिट्स, इट हैज यूनिट्स, ठीक। सिंपल, और ये कैसे ऐड होते हैं, अगर इसकी एडिशन देखूं, एडिशन ऑफ स्केलर, एडिशन ऑफ स्केलर कैसे ऐड होंगे, ये सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूला से, जैसे कि 2 + 3 + 4 इस तरीके से ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल से ये क्या होंगे, ऐड होंगे। एडिशन ऑफ स्केलर इज बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा का ऑर्डिनरी रूल से, जैसे कि 5 kg + 6 kg + 9 kg, ये जो है कितना हो जाएगा हमारा 20 किलो, तो ये सिंपल इस तरीके से ऐड होते हैं, इस तरीके से ऐड होते हैं, ठीक। बट वेक्टर, वेक्टर इस तरीके से ऐड नहीं होते हैं, वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर is by the law of vector addition, law of vector addition, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, इसके लॉ हैं, 3 लॉ होंगे, हम लोग 3 लॉ पढ़ेंगे, तीनों लॉ पढ़ेंगे और तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, तीनों से नहीं, एक तो आपका होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है पॉलीगन लॉ, ठीक है। 3 लॉ होते हैं जिससे हम वेक्टर को एडिशन कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं ये ऐसा हो सकता है 5 + 3, देखो यहां पे क्या हो सकता है, 5 + 3 8 हो सकता है, ठीक है, 5 + 3 8 हो गया, चलो ये हो गया आपका, मान के चलो 4 + 3 8 हो गया, ठीक। और ये भी लिख सकते हैं कि 4 + 3 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अरे ये कैसे हो गया, लेकिन वेक्टर से ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल होगा देखेंगे। यहाँ 4 + 3 कौन सा रूल है, सिंपल अलजेब्रा रूल है, 4 5 + 6 + 9 20 होता है, उसी तरीके से 4 + 3 8 हुआ, इसको भी ये कर सकता है फॉलो, लेकिन 4 + 3 = 5 भी हो रहा है, 4 + 3 5 भी हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। यही तो कहानी है वेक्टर की, वेक्टर में 4 + 3 8 भी 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपका हो सकता है कि 4 - 3 ये भी 5 हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, ठीक है। इसी का तो कहानी पढ़ना है, तो ये कुछ स्पेशल लॉ फॉलो करते हैं, कुछ लॉ हैं वेक्टर के, वो तीनों लॉ को हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं। जान लो कि सिंपल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं वेक्टर का, वो ये है कि ये किसी भी तरीके को फॉलो अप कर सकते हैं, ये तो सब्सट्रैक्शन हो गया, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। एक्चुअली आप एडिशन सीख गए तो सब्सट्रैक्शन को तो ऐसे ही उड़ा दोगे, मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।
ध्यान से देखो क्या है और क्या पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। चलो, तो एडिशन ऑफ वेक्टर इज बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये दे दिया, ठीक है। चलो लिख लो। इसके बाद मैं इसको आगे इसकी कुछ एग्जांपल बता देता हूं, स्केलर का एग्जांपल, वेक्टर का। तो कुछ एग्जांपल ये हैं, एक मिनट, ठीक। आज वेक्टर्स को फील कराना है, करना है अपने को, एक एक जन को वेक्टर को फील करना है, क्योंकि वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट? पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि वेक्टर जो है पुराने इतिहास को देखते हुए, ना कि सिर्फ ये वेक्टर यहाँ पे काम आएगा वेक्टर चैप्टर पे, बल्कि आपके अदर मैथ्स में भी काम आने वाला है, प्लस आपका जितना भी फिजिक्स में आगे पढ़ोगे वहां पे भी काम आएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, फंस जाता है यहाँ पे। लिख लिए? देख लो, लिखो, लिख लो, लिखो जल्दी, नोट डाउन कर लिए? हो गया? हो गया, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी का ही कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल में लिख लो। एग्जांपल में क्या है? मास, स्पीड, एनर्जी, ये सारे क्या है हमारे एग्जांपल हैं। जैसे डिस्टेंस है ना, ये सब एग्जांपल में, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक, पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल जो है वो क्या है? हमारा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, बहुत सारा एग्जांपल है इसका, फोर्स, ठीक है। और भी इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसमें टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी आपका कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, उसका कोई अलग से डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो एक्सेट्रा लिख लो, बाद में जो भी डिस्कशन करेंगे तो आगे अपन देखेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। इधर सब कर लिए होगे, नीचे मिटा रहा हूं। ठीक, अब देखो ध्यान दे रहे हैं। चल, एक लड़का है रामू, ठीक है, उसका घर यहाँ पे है, रामू का घर यहाँ पे है। उसकी मम्मी बोलती है उसको कि बेटा जाओ, दुकान जाओ और क्या लेके आओ? शक्कर लेके आओ, ठीक है। बस उसकी मम्मी ये बोलती है कि यहां से 50 मीटर की दूरी पे दुकान है, चले जाना, ठीक। लेकिन बोल दी कि ये नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में, या तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। रामू का घर है, लेकिन उसको ये नहीं बताई, हो सकता है 50 मीटर इधर हो सकता है 50। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वेक्टर मैं बता रहा हूं। हो सकता है 50 मीटर इधर हो सकता है 50 मीटर इधर हो सकता है 50 मीटर इधर हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक। अब उसकी गली, यहाँ पे घर से एक और पतली सी गली गई है, यहाँ गई है गली और यहाँ भी गई है गली, यहाँ भी गई है गली और इधर भी गई है गली, ठीक है। तो हो सकता है 50 मीटर इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी। अब वो बेचारा करे क्या? जब इसकी मम्मी ने नहीं बताया तो करे क्या, ठीक है। वो निकल गया, लेकिन वो 50 मीटर इधर चला गया, ठीक। यहां पूछा किसी से कि भैया दुकान जो है वो किस तरफ है? 50 मीटर। अब वो एक्चुअली दुकान यहाँ पे है, यहाँ हकीकत में यहाँ है, ये है दुकान, ये शॉप है, ठीक है, ये शॉप है आपका, ठीक। अब वो गया इधर, ठीक है, 50 मीटर चला गया वो। राम कहाँ चला गया? 50 मीटर इस तरफ चला गया। इधर देख लेते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ,
ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि 50 मीटर आप शक्कर लेके आइए, 50 मीटर दूरी पे है। अब रामू क्या है, बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा के चला गया कि भाई मम्मी ने बोला है और चलो जल्दी से ले आते हैं। फिर अपना बहुत गेम खेलने का शौकीन है, तो पबजी वबजी खेलना है, नहीं तो वो गया हड़बड़ा के, नहीं 50 मीटर बोला है, तो देखा जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो उसका डायरेक्शन इधर है, तो इधर चला गया वो। लेकिन वो उसको ये नहीं पता था कि मम्मी से ये पूछना भूल गया कि किस तरफ 50 मीटर, उसने ये पूछना भूल ही गया कि 50 मीटर किस तरफ, तो चला गया उधर। अब यहां पूछा जाके कि भैया यहाँ पे कोई भी छोटे मोटे दुकान में जाके पूछा, किसी से कोई मिला उसको, तो उससे पूछा कि भैया दुकान किधर है जहां से मैं शक्कर ले सकूं, किराने की दुकान। तो वो बोला भैया 100 मीटर दूरी पे है। उसने क्या कहा, 100 मीटर दूरी पे है। यहाँ एक आदमी है, उसने बोला कि भैया 100 मीटर दूरी पे है। अब इसको बता रहा है रामू को कि 100 मीटर दूरी पे है। अब ये कंफ्यूज हो गया कि भाई 50 मीटर तो मेरे को मम्मी ने कहा था, लेकिन मैं आ तो गया, लेकिन अब 100 मीटर ये बोल रहा है। ठीक है, कैसे 100, अब इधर 50 जा रहे हो, इधर 50 जा रहे हो, उसका कहना है। ठीक, अब ये रामू फिर उत्तेजित ये नहीं पूछ पाया कि किस डायरेक्शन में 100। उसने कहा चलो ठीक है, चले आते हैं। ठीक है, चले गए और 100 मीटर दूरी पे चला गया, यहां पहुंच गया। ठीक, यहां पहुंच गया। अब यहां जाके उसको यहां जब गया, तो जब ये पूछा उसने तो अब कितनी दूरी पे है, तब उसने कहा, यहां पे जिस आदमी ने उसने कहा कि अब तो 200 मीटर दूरी पे। अब वो फिर परेशान। ठीक है, तो जितना ये गया, तो अब यहां पे जाके उसने पूछा कि किस तरफ 100 है, तो अब इसने बताया कि सीधा जाओ, किस तरफ, अपने जगह से सीधा जाओ, किधर, वेस्ट में जाओ 150 मीटर, फिर 150 मीटर से कहां मुड़ना है आपको, साउथ में मुड़ना है 50 मीटर, तब आपको 100 मिलेगा। तो फिर वो रामू इधर आया, फिर इधर गया, तब जाके उसको 100। तो वेक्टर से क्या आपको कंक्लूजन निकलता है कि वेक्टर जो है आपको डायरेक्शन बताता है, जिससे आप आराम से किसी चीज को जल्दी से उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और कितना जरूरी है डायरेक्शन, वो भी एग्जांपल से पता चल गया हमको। ठीक, अब जैसे अब इस एग्जांपल को मैं ले लूं कि यहां पहुंच गया रामू, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए ले लो, और ये पॉइंट बी ले लो, और ये पॉइंट सी ले लो। ठीक है, अब रामू गया यहां तक, एक एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इसके यहां से यहां तक जाने में कितना है, 50 प्लस 100, मतलब 150 मीटर उसने क्या है, कवर अप कर चुका है। ठीक है, ये उसका वो है। लेकिन जब यहां से बात करूं शॉप का, ये है उसके घर से, फ्रॉम होम। देखो थोड़ा सा ये है कि बस समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्यों होता है। फ्रॉम होम जो है उसका टोटल डिस्टेंस इतना है, लेकिन अब बी से लेके सी तक, बी से कहां जाना है उसको, सी, अब कहां जाना है उसको, शॉप। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 100 प्लस 50 प्लस 50, 100 प्लस 50 प्लस 50, मतलब कितना हो जाएगा ये, 200 मीटर कवर अप करेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया यहां से यहां तक 150। तो अब एक बात बताओ मेरे को कि उसके घर से लेके यहां तक बी तक, मतलब ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, कितना कवर किया, 50 प्लस 100, 150 मीटर। कहां से, घर से। और यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, ये कहां से कहां तक था, ए से लेके बी तक था। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक अगर मैं बात कर लूं, तब भी कितना होगा, 50 प्लस 100, 150 मीटर। मतलब एक कंक्लूजन यहां से ये निकल के आ रहा है कि अगर ए से बी तक अगर वो गया है रामू, तो यहां पे डिस्टेंस भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मुझे, जो कि ये वेक्टर है और ये क्या है,
ये है हमारा स्केलर, दिख रहा है कितना मीटर, 150 मीटर। मतलब ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो अप कर रहा है वेक्टर, किस जगह पे, ये वाले से ए से बी तक, ए से बी तक फॉलो अप कर रहा है, ठीक। अब बी से सी की तरफ जाना है, देखो बी से सी अब जाना है, अब बी से सी की तरफ एक बार देख लो, बी से सी जाना है उसको, क्योंकि अब यहां से कहा जाएगा, सॉफ्ट जाएगा, तो बी से सी जब जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस इज 200 मीटर, लेकिन वहीं पे डिस्प्लेसमेंट है, यही कंसेप्ट निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट वो है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, जहां से उसको जाना है फाइनल पॉइंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का, बी से सी तक का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट 200 मीटर अब नहीं आएगा, अब 200 मीटर नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है, ये फॉलो अप हो रहा है, इधर कितना है 150 मीटर, इधर कितना है 50 मीटर, तो ये ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा। क्या लॉ फॉलो करेगा, ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा। और ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज होगा, पाइथागोरस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये वाला, अगर मान लो यहाँ बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ ए है, तो ट्राइंगल एबीसी से क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा बताने का मतलब है कि कंसेप्ट सीख जाओ कि कैसे आपका अलग अलग आ सकता है। यहां से क्या निकल के आएगा, बीसी स्क्वायर जो है, बीसी से अंडर रूट ऑफ ए बी 50 स्क्वायर धन 150 स्क्वायर, जो भी आएगा इसका उत्तर, लेकिन वो इससे अलग होगा, इससे अलग होगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट भी आ सकता है डिस्टेंस से, बशर्ते वो है कि किसको फॉलो अप कर रहा है, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ को फॉलो अप कर रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से बहुत सारे लॉ हैं वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से बहुत सारे लॉ हैं। और वेक्टर को हम वेक्टर एडिशन 3 लॉ से कर सकते हैं, और वो 3 लॉ देख लो, नोट डाउन करना है तो कर लो, लेकिन सिर्फ एग्जांपल था, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है, एक मैं एक चीज लिखा दे रहा हूं आपको, एक कंक्लूजन, एक पॉइंट। All vector quantities have direction, but all quantities that have direction are not vectors. दो इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लिखाऊंगा, क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, वो ये कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी चैट बॉक्स में। इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है भाई, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर डायरेक्शन दिख रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, स्केलर, ठीक, ठीक है। चलो हो गया, कंफ्यूजन दूर करूंगा। पहले ये, अभी मैं सिर्फ ये बताया आपको, इसका पूरा कंक्लूजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां था उसका, बी से, और फाइनल था सी तक। बी से सी जाने तक का रास्ता क्या है, एक तो ऐसे जा रहा है, पहले ए तक जाएगा घर तक, फिर घर से मुड़ के सी तक जाएगा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस ये है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये वाला है, देखो बी से लेके सी तक का। तो ये फॉलो अप किसको किया, एक ट्राइंगल लॉ को फॉलो किया। ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल रहे, जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल रहे। ट्राइंगल लॉ कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये देखो, ठीक है। अब इसमें वेक्टर एडिशन कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, उसी को तो अपने को पढ़ना है, इसलिए बिल्कुल धैर्य रखें, आगे हम लोग देखते जाएंगे कैसे एडिशन करते हैं। चलो, इसको लिखने का जरूरत है तो लिख लो, नहीं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए मैं 5 गिनती में मिटाने वाला हूं, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने वाला हूं, जिसका जो हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाए।
हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है? बहुत लोग बोले वेक्टर है, क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन है, भाई इधर से इधर जा रहा है डायरेक्शन दिख रहा है, इधर से इधर जा रहा है डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसे स्केलर क्वांटिटी है वो बताता हूं, ठीक है, देख लो। बताऊं? चल 1 2 3 4 5 मतलब का नहीं है, समझने के लिए था, नोट डाउन करना है तो लिख लेना। चल एक चीज याद ध्यान देना है, पॉइंट कंक्लूड करना कि all vector quantities have direction, but it is not necessary that all quantities that have direction is a vector. All vector quantities have direction, but all quantities that have direction is a vector. ठीक, इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन तो है, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन तो है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है वो भी वेक्टर हों। ये क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? ठीक है, स्केलर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। ये आपने पढ़ा है। इससे एक चीज समझ में आया कि ये जो है, अगर ये तीसरा चीज, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, लेकिन अगर ये दूसरा फुलफिल नहीं करेगा, दूसरा भी फुलफिल करना पड़ेगा। ये कैसा अलजेब्रिक एडिशन करेगा? लेकिन अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन अगर ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो अप किया, अगर ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो अप किया तो वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसको फॉलो अप करना पड़ेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, वेक्टर लॉ को फॉलो अप करना पड़ेगा, एडिशन को फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी क्या कहलाएगा वो वेक्टर। इसका मतलब ये आज तक पढ़ रहे थे हम लोग कि मैग्नीट्यूड ही है तो वो स्केलर, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर। बट अगर वो अलजेब्रिक एडिशन फॉलो अप कर रहा है और ये फॉलो अप नहीं कर रहा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो इसका मतलब वो है कि ये क्या कहलाएगा? अगर ये देखो ये फुलफिल किया, जैसे एग्जांपल के लिए लूं मैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक करंट यहां से आया 8 एम्पियर, एक पॉइंट है, एक करंट कहां से आया 2 एम्पियर, ठीक है, और इधर से निकला 10 एम्पियर, ठीक, इधर से निकला 10 एम्पियर। तो ये क्या हो रहा है, ये एडिशन कैसा फॉलो अप कर रहा है, वेक्टर एडिशन कैसा फॉलो अप कर रहा है? एडिशन 8 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर कितना? 10 एम्पियर। देखो 8 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया और 10 गया। अगर ये दो का एंगल ऐसा नहीं होता, ऐसा होता 2 एम्पियर, तब भी ये कितना होता? 10 ही आता। इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है एंगल पे, इसको कोई भी मतलब नहीं है वेक्टर के एंगल पे, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेक्टर एंगल, एंगल बिटवीन द डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द वेक्टर। जब एंगल पे ही डिपेंड नहीं है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, मतलब ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये डायरेक्ट फॉलो अप कर रहा है कैसा?
एल्जेब्रिक एडिशन को। कैसा फॉलो अप कर रहा है? एल्जेब्रिक एडिशन। इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी। हाँ एग्जैक्टली सही बोले शैलजा जी आप, यही, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्या है? वो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां मैंने क्लियर बता दिया कि ये सिर्फ डायरेक्ट एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो अप कर रहा है। 8+2 और किसी भी डायरेक्शन से आएगा, किसी भी डायरेक्शन से आएगा तब भी वो उतना ही लेगा, ठीक है, चाहे ये 2 इधर से आ जाए चाहे उधर से आ जाए, कुछ भी आ जाए, एडिशन फॉलो अप करेगा। कैसा? सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक को, इसलिए वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए तीनों पॉइंट को हमेशा वेक्टर को फुलफिल करने के लिए जरूरी है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, 3 चीज, ठीक है, 3 चीज फॉलो अप होना चाहिए। ठीक, अब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बता रहा हूं, हो गया? जल्दी नोट डाउन करें, जल्दी। मैं चाहता हूं कल वेक्टर खत्म हो, तो उस हिसाब से कितना टाइम हो गया? ठीक है, हो गया। अपन क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाले हैं, तैयार रहना है, नोट करें। और एग्जाम्पल में ले लो, और एग्जाम्पल में ले लो प्रेशर। एग्जाम्पल में प्रेशर भी क्या है? स्केलर है, ठीक है। प्रेशर का प्रेशर ही रहता है, इसको ऐसा नहीं कि ऐसे दबा रहे हो ऐसे दबा रहे हो, उसका प्रेशर अगर इसमें है, अगर मैं इधर से दबाऊंगा प्रेशर तो वो उतना ही वो देगा, इधर भी दबाऊंगा तो भी प्रेशर उतना ही, क्योंकि प्रेशर क्या है? सिर्फ डिपेंड करता है एक ही डायरेक्शन पे, मतलब वाई एक्सिस पे, मतलब जितना नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे अगर नीचे गए, पानी है, प्रेशर का मैं दे रहा हूं, देखो देखो यहाँ पे पानी है ऐसा, ठीक। अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे इस जगह पे बॉडी है, तो इस जगह का प्रेशर P यहां लगेगा, इसमें P यहां लगेगा, इसमें P यहां, इसमें P, तो इनकी वैल्यू जो है सबकी सेम रहेगी, सबकी P की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ये किसी भी एंगल पे डज नॉट डिपेंड, ठीक है। मतलब डेप्थ के साथ क्या होगी? डेप्थ के साथ डेप्थ बढ़ेगा, इसका तो पूरे डिटेल पढ़ने वाले हैं अपन बाद में। डेप्थ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्रेशर ऐसे, अगर इधर भी प्रेशर कितने भी डेप्थ पे लाऊं, इधर भी प्रेशर उतना ही, इधर भी प्रेशर उतना ही, इधर भी प्रेशर की वैल्यू उतना ही, इधर भी प्रेशर की वैल्यू उतना ही, सेम, बशर्ते ये जितना डेप्थ पे जाते जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, लेकिन सबकी प्रेशर की वैल्यू जो है सेम रहेगी, डिपेंड नहीं करता, नहीं इधर कुछ अलग, इधर कुछ अलग, इधर कुछ डायरेक्शन पे वो नहीं यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आया? तो डायरेक्शन, प्रेशर के डायरेक्शन इधर से लगाओ, इधर से उधर से, इधर से, कहीं पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्रेशर का भी एग्जांपल ले लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर को पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछा कौन सी क्वांटिटी, और प्रेशर, ये दोनों जो है स्केलर में, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा वेक्टर के बारे में, उसके बाद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, हो गया? मिटाऊं? ठीक है, डन, वेरी गुड। देखना आप लोग को एक जैसी वेक्टर खत्म होगा तो लगेगा कि हाँ बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही तो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे नहीं बनने वाले, ठीक है। चल, हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो अब मैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी,
मान लेते हैं ये कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका नोटेशन जो होता है इस तरीके से तीर रहता है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। ये लेंथ है, मतलब लेंथ जो आपका क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड शो करता है। और ये क्या शो करता है, तीर जो है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो इस अगर ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, मान लो एग्जांपल के लिए फोर्स या एक्सीलरेशन या वेलोसिटी, तो इसको हम लोग वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इतना लंबा, जितना मैग्नीट्यूड है उतना लंबा तो बनाएंगे नहीं, तो उसको आसान करने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उसको उसके ऊपर एक तीर का निशान देते हैं। तो ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए। अब इसका सिर्फ लेंथ लिखना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ही लिखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड लिख दें सिर्फ, तो उसको इस तरीके से शो कर दें, या फिर सिंपल ये कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ऐसे शो करेंगे और वेक्टर जो है ऐसा शो, ठीक है। इसीलिए जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें ऊपर में तीर का निशान नहीं लगा रहता है, मतलब ये ऐसा एरो का निशान नहीं लगा रहता। तो ये क्या कहलाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वो क्या है, वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर में क्या होगा, एक इस तरीके से होगा, ठीक है, एक एरो का निशान होगा, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं। और इसके पास क्या है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब कुछ देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो वेक्टर में अब उतर रहा हूं ना, अब चैप्टर शुरू हो रहा है, ध्यान देना एक एक पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है, अगर हम इसको क्या करें, एक बार ऐसे रोटेट कर दें, एक राउंड पूरा रोटेट कर देते हैं, 360 डिग्री में इसको रोटेट कर दो, ऐसे करके रोटेट करके ऐसे, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो आप, 2 पाई अगर रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो वेक्टर की वैल्यू जो है, वेक्टर की वैल्यू जो है डज नॉट चेंज। इसका मतलब कि इफ ए गिवन वेक्टर ए इज रोटेटेड 2 पाई, देन वेक्टर वैल्यू डज नॉट चेंज। मतलब अगर 2 पाई आप घुमा दोगे इसको ऐसे करके, 2 पाई देख 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री घुमाओगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन 360 घुमाओगे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिख लो, इफ ए वेक्टर गिवन ए वेक्टर ए, अगर ये वेक्टर है, गिवन वेक्टर ए इज रोटेटेड 2 पाई, ओके, 360 डिग्री मतलब, देन द वेक्टर वैल्यू डज नॉट चेंज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, शिफ्टिंग थ्योरम, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, मतलब अगर यहां पे वेक्टर ये दिया, देखो पहले तो नोट डाउन करो, फिर उसके बाद जगह बने तो फिर आगे बढ़ो। नोट डाउन करिए। हो गया। 180 डिग्री में क्या होगा वो उसी कहानी आगे बढ़ देखेंगे, ठीक है। 180 डिग्री में क्या होगा उसकी कहानी आगे चलेंगे। धैर्य रखिए, जब वेक्टर चैप्टर खत्म होगा उसके बाद कोई डाउट होगा तो मेरे से बात करिएगा कि हाँ भाई आप सर ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला, ठीक है। बीच में क्या है ना कि कुछ भी चीजें जो है ना, हाँ ठीक,
अच्छा पॉज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ निगेटिव आएगा वो सब कहानी बाद में, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट लिखाऊंगा ना, वहीं से जो है आपका 180 डिग्री का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, भरोसा रखिए, ठीक है, मैं हूं। ये हो गया वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे अपन, ठीक। मान लो वेक्टर ए यहां है, ठीक। अगर मान लो वेक्टर ए है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, इसको मैं यहां शिफ्ट करके यहां भी ला सकता हूं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, ठीक। और वो इसको यहां भी ला सकता हूं, इसको मैं इधर भी ला सकता हूं यहां पे, ठीक है। वेक्टर ए जो है उसको मैं इधर भी ला सकता हूं, क्योंकि इसको मैं पैरेलल ही शिफ्ट कर रहा हूं, इसका पैरेलल यही होगा, लेकिन इसको पैरेलल ही इस तरफ ले जा रहा हूं, पैरेलल ले जा रहा हूं, इसको शिफ्ट इधर कर रहा हूं, ठीक है। तो या तो ऊपर ले जा, फिर मैं नीचे भी ला सकता हूं, इसको यहां भी ला सकता हूं, ठीक है, पैरेलल, और मैं उसको उधर भी ले जा सकता हूं, ठीक है। ऐसा जाएगा, लेकिन इसको ऐसा दिखा दूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल इसको इधर सरका सकता हूं, पैरेलल इसको इधर सरका सकता हूं, पैरेलल इसको यहां रख सकता हूं, पैरेलल उसको उधर ले जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसको कोई भी ऐसा नहीं कि इधर ले जा रहे हैं, सिर्फ पैरेलल, पैरेलल, ये भी पैरेलल ही है, देखो पैरेलल आ रहा है। अगर ये खुद है इसके ऊपर चढ़ा है तो इसको पैरेलल इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो ये होता है पैरेलल शिफ्ट करना किसी भी वेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल देखना वेक्टर खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आराम से बस धैर्य पूर्वक एक एक चीज देखते जाना, तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक वेक्टर है ऐसा, यहाँ पे कोई वेक्टर है, मान लो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, ये 10 न्यूटन दिया है, और यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, क्लियर दिख रहा है। एक फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। तो अब आपको सहूलियत कैसे होगा, देखो ओरिजिन है ये, इसको आप ऐसे उठा के, इसको आप ऐसे उठा के ऐसे 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 करके इधर ऐसे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं। एफ हो गया 10 न्यूटन, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ थीटा 30 डिग्री, ठीक है। अब आसान हो गया, अब आप कंपोनेंट निकाल सकते हो इधर और उधर का, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन कहेगा वैसा निकाल सकते हो। तो आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको उठा के यहां, तो यही क्या हमारा शिफ्टिंग, ये पैरेलल कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, यही चीज आपको कर सकते हो। क्वेश्चन आएगा तो अपन शिफ्ट करेंगे, देखना बहुत बार क्वेश्चन के हिसाब से, क्लियर है, क्लियर। तो शिफ्ट जहां सहूलियत, जहां पे लग रहा है कोई एंगल निकालना है, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर दिया है ए, और यहाँ पे दिया है वेक्टर दिया है बी, ठीक है, यहाँ दिया है वेक्टर बी, ठीक है, इसका थीटा दिया है, थीटा है इसका जो भी है, मान के चलो 60 डिग्री दिया है। आपसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी बोल दिया, ठीक है। मान लो वेक्टर ए और बी दे दिया, तो आप करोगे क्या, इसको क्या करोगे, कभी भी एंगल निकालना है ना, तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिख लो, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर is the smallest angle between them joining tail to tail, ताल से ताल, ठीक है, टेल टू टेल, ठीक है। देखो कैसे शिफ्ट करूंगा मैं इसको, पैरेलल उठाया, ये पकड़ा 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 यहां ले गया, ठीक है, पैरेलल ले गया। अब इसका लेंथ से कोई मतलब नहीं कितना लेंथ है, लेकिन इसको उठा के यहां चिपकाया, टेल से पूंछ मिलाना है आपको, पूंछ से पूंछ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेल टू टेल मिलाओगे तभी इंपॉर्टेंट है, टेल से टेल मिलाना है, ऐसा जाके नहीं ऐसा सर पे रख देना, इसके ऐसा उठाए, इसको तो आगे खींच लिया, फिर ऐसा रख लिया, ऐसा भी कर सकते हो। इसको कैसे करिए, पीछे खींच ले, इसको आगे भी कर सकते हो, इसको हो सकता है यहां भी कर सकते हो बी को, फिर उठा के यहां पकड़ के रख दिए,
पैरेलल शिफ्टिंग हो गया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हेड और टेल मिल गया, लेकिन आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करने के लिए टेल से टेल मिलाना है। ये क्वेश्चन है, मान लो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। बट तो आपका जो थीटा है, एंगल बिटवीन रहना चाहिए कितना, थीटा इज लेस देन, देखो कितना होना चाहिए, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू थीटा 0 से लेके 180 डिग्री तक, ये होना चाहिए। इससे ज्यादा थीटा नहीं लेते, कभी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों नहीं लेते, क्योंकि एंगल जो है कम वाला बोल रहा हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं शिफ्ट किया, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, टेल से टेल मिला दिया, बी लो, तो ये थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा आ गया 60 डिग्री। इसीलिए इंपॉर्टेंट है पैरेलल शिफ्ट करना, और एंगल फाइंड करने के लिए इस तरीके से एंगल फाइंड कर सकते हो, टेल से टेल, टेल से टेल मिलाना है, पूंछ से पूंछ मिलाना है, इसका पूंछ और देखो इसका पूंछ और इसका पूंछ, इसका पूंछ को उठाया थोड़ा, अगर ये इस साइड हल्का सा थोड़ा सा इधर किया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया, तो आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, पहले शिफ्ट कर दिया तो थीटा वो 60 डिग्री आ गया, मतलब आंसर इज 60 डिग्री आ गया, ठीक। इसका इसका और मैं एक बार बता रहा हूं, अभी 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को बताना है आंसर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछ रहा हूं, ठीक है। तो एक मान लेते हैं ये वेक्टर, क्वेश्चन 1, अगर वेक्टर ये है, वेक्टर बी इधर है, ठीक, और वेक्टर ए इस साइड है, ठीक है। तो एंगल आपको यहां पे दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू बताओ, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ, बताइए कितना डिग्री, 110 डिग्री और 110 डिग्री, 110 डिग्री, वेरी गुड। तो 110 डिग्री चेक कर लेना है, टेल से टेल मिला है, टेल से टेल मिला है ए और बी का, टेल से टेल मिला, मतलब बढ़िया है। और इसमें दो एंगल बनेंगे, 100 100, इन दोनों के बीच में एक और एंगल क्या बनेगा, ये वाला, एक और एंगल बनेगा ये वाला, जो कि कितना वैल्यू होगा उसका, 250 डिग्री। अब ये पॉइंट को यहां देखो, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, 110, 250 से 250 ये बड़ा वाला है, और ये 110 डिग्री 110 डिग्री छोटा वाला। तो लेना किसको है, 110 डिग्री, और 110 डिग्री का कंडीशन क्या है कि थीटा जो है 180 और 0 के बीच आनी चाहिए, मतलब 110 डिग्री आपका थीटा का वैल्यू हो गया। दिस इज योर आंसर, ठीक। ये कहानी है तीनों पॉइंट की, हो गया। दूसरा बताइए, ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कुछ भी अपने मन से देते जा रहा हूं तुम लोग को। एक मान लेते हैं ऐसा, ठीक, वेक्टर ए है और ये वाला है वेक्टर बी, ठीक। अब आपको बताना है, और ये दिया हुआ है 120 डिग्री, बताओ कितना है दोनों के बीच का एंगल, जल्दी बताओ। साठ डिग्री, अरे गजब, समझ गए, मतलब बहुत बढ़िया, ठीक। देखो क्या करेंगे, टेल से टेल मिलना चाहिए, पहला कंडीशन टेल से टेल, टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करना है, शिफ्ट पैरेलली। तो कैसे शिफ्ट करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे, आगे इसको बढ़ाए तो अब मिल गया टेल से टेल, अब बनेगा वेक्टर ए यहां पे। तो ये जो है आपका कितना एंगल है, अब बनेगा ये कितना, 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 180 डिग्री का होगा, जो बचेगा वो 60 होगा। अब ये फुलफिल कर रहा है, एक तो 180 से नीचे है और स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसका मतलब थीटा इज 60, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आज समझ गए, टेल से टेल मिलाना है और आपको पैरेलल शिफ्ट करना आना चाहिए, बस इतना ही कहानी है। इसको पैरेलली आगे बढ़ा दिए तो इससे क्या मिल गया, टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिलने के बाद दोनों का एंगल चेक करो,
और दोनों का एंगल चेक छोटा वाला होना चाहिए। एक तो एक बड़ा वाला एंगल ये घूम के आएगा, एक तो ये वाला एंगल आएगा, और एक ये वाला। तो जो कि छोटा वाला है उसको लेना है, वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आता है। ठीक है, तो पहला पड़ाव जो है आपने पार कर लिया, वेक्टर का एंगल लेना आ गया, शिफ्टिंग करना आ गया, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, चल हो गया, लिख लिए, जल्दी लिखो, जल्दी। टेल से टेल मिलाना है और पैरेलल शिफ्ट करना है, बस। डन, ठीक है। ताल से ताल मिला, इसे याद रख सकते, ताल से ताल गाना है ना, टेल से टेल मिला। ठीक है, अच्छा चलो टाइप्स ऑफ कुछ वेक्टर देख लेते हैं, कुछ टाइप्स देख लेते हैं। बहुत थोड़ा बेसिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसा निकलूंगा कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, तभी अच्छा बात है। तो पहला चीज है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल, इसमें कंडीशन ये है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक, डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बस यही होगा, यही होगा। इसके साथ एक और चीज होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में दूं, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेता हूं, चलो डिस्प्लेसमेंट है कुछ, वेलोसिटी वेक्टर, अगर एक वेलोसिटी वेक्टर दिया है, वो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट दिया है एक, ठीक है। एक वेक्टर बी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट दिया है, ठीक है। एक वेक्टर सी दिया है, वो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये भी ईस्ट की तरफ। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि वेक्टर ए, देखो मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड तो उधर है, मैग्नीट्यूड 5, मीटर पर सेकेंड क्या है यूनिट, और ईस्ट क्या है डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन अलग हो जा रहा है, ये वेस्ट है, इसका सेम है, इसका मतलब ये वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी। लेकिन क्या क्या मैं ये लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, लेकिन वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर क्या होंगे तब, जब तीनों जो है सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, ये क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर्स। समझ में आ गया, समझ में आया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीनों सेम होगा तब आपका क्या होगा, वो होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, अगर यूनिट, इसमें देखो मैग्नीट्यूड जो है इसका भी और इसका भी, दोनों का डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। बट यहाँ पे डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये वेक्टर सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन यहाँ पे वेक्टर सेम नहीं लिख सकते। वेक्टर और मैग्नीट्यूड में फर्क ये क्लियर है। एक होगा हमारा निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए इधर दिया है 5 मीटर, देखो अब ईस्ट वेस्ट का उसी में बता रहा, इसी एग्जाम्पल में खत्म कर रहा हूं, ठीक है। यहां ले लेते हैं, इधर लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, नॉर्थ, इधर है हमारा ईस्ट, इधर है
साउथ, इधर है वेस्ट, ये है। अब यहां देखो एक वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ठीक है। तो वेक्टर ए किधर है, यार इधर है, कितना है वो 5 मीटर पर सेकंड। वेक्टर बी 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट, वेक्टर बी 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट, ठीक है। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि निगेटिव मतलब जस्ट उसके उल्टे में जो रहेगा वो है अपना, इसको लिखोगे माइनस बी, तो यही आपका निगेटिव वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा, बट ये निगेटिव कहलाएगा। देखो ए वाला निगेटिव, या फिर लिख सकते हो वेक्टर बी, वेक्टर ए तो है पॉजिटिव में और उसी का जस्ट उल्टा क्या कहलाएगा, निगेटिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये वाला प्ले बहुत करेगा इंपॉर्टेंट रोल जब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो क्लियर होना चाहिए कि जस्ट कोई भी वेक्टर है उसका उल्टा जो है वो उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, तभी इक्वल होगा। देखो यहां पे क्या लिखा था, यहां पे वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट वहां तभी इक्वल नहीं था जब ये, मगर माइनस लिख दूंगा, अगर वेक्टर बी के सामने माइनस लिखा तब जाके ये इक्वल हुआ, तब जाके ये इक्वल हुआ। अगर ये वेक्टर बी, अब इसी इसी में देख लो, वेक्टर ए कितना है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, और वेक्टर बी भी इधर ही है, भी इधर ही है, वेक्टर बी भी यहाँ पे -5 मीटर पर सेकंड, -5 नहीं लिखोगे यहाँ पे माइनस बी वेक्टर, ठीक है। -5 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आ गया और ए भी उसी डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अब आप ऐड कर सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, तो वो क्या कहलाएगा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका कहानी बाद में, लेकिन अब ये बदल गया, अगर मैं बदल दूं इसको माइनस वेक्टर बी लिख दूं तो उस तरीके से आ जाएगा, पहले तो इधर था अब उधर आ गया, मतलब माइनस बी जो है, माइनस बी का है वो भी क्या लिख सकता, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर बी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट है, ठीक है। कंक्लूड कर लो यहां से, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर आ गया, ठीक है। लिख लोगे तो बताना, जल्दी से मैं मिटाऊं फिर आगे बढ़ूं। अब यहां पे देखो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा 180 डिग्री, अगर बी इधर है और ए इधर है, ठीक है, तब वो कंडीशन क्या आता है, तब वो कंडीशन आता है ये, ठीक है, कि बी इक्वल टू निगेटिव होता है, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको, इसका और नाम है, इसका और नाम है, इस ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, ये भी नाम है। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है सर, ये बात उठ गई, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर देखो, ठीक है, उम्मीद है लिख लिए होगे, पैरेलल वेक्टर जहां पे थीटा जो है 0 डिग्री हो, और एंटी पैरेलल थीटा 0 का मतलब इसी तरफ वेक्टर ए ले लो और वेक्टर बी ले लो, तो थीटा 0 मतलब आपका वो पैरेलल वेक्टर कहलाता है। वहीं एंटी पैरेलल क्या है, जहां पे वेक्टर ए, अगर वेक्टर बी इधर है और इस साइड वेक्टर ए है, थीटा दोनों के बीच में क्या है 180 डिग्री, तो एंटी पैरेलल।
लिखते जाओ लिखते जाओ, बस नोट डाउन करने वाली चीजें हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ। उसके बाद मान लो कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब है कि एक ही आपका एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। मान लो ये वेक्टर यहां आ रहा है, ठीक है, ये वेक्टर यहां से जा रहा है, एक वेक्टर यहां से सी आ रहा है, तो इस टाइप के एक ही पॉइंट से गुजरने वाले को कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। या फिर मान लो ऐसा ये है और इसको इधर ले रहा हूं, ठीक है, एक कॉन्करेंट पॉइंट से। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट आगे कर सकते हो यहां से, वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर, तब भी ये क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट कहलाएगा। तब भी ये कॉन्करेंट कहलाएगा। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, या तो इट क्रॉसेस, वेक्टर क्रॉसेस फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। या फिर लाइन ऑफ एक्शन इज एट ए कॉमन पॉइंट। लाइन ऑफ एक्शन इज एट ए कॉमन पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पीछे कर सकते, इसको आगे कर हुए, आगे भी है तो इसको अगर पीछे ले आके यहां से चिपका सकते हैं, तो एक ही पॉइंट से जा रहा है, मतलब ये क्या है, कंकरेंट वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर क्रॉसेस फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट है एक, ठीक है, दिस इज योर कॉमन पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हो उसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन अभी ये रियल में है, ये वर्चुअल में है, रियल में है, ये वर्चुअल में है। इसको क्या है हम लोग लाइन ऑफ एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला बूंदी बूंदी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। उधर दिख रहा है, एक मिनट, देखो कहां तक चला गया यहाँ, ठीक है, दिख रहा है उधर उस साइड वाला, चेक करिए, हाँ ठीक है, ठीक है, डन, डन लिख लो। कंकरेंट वेक्टर का मतलब ये जरूरी नहीं है, देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी वेक्टर पास कर रहा है, जितने वेक्टर पास करना चाहे कर जाए, तो वैसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, कंकरेंट वेक्टर। और लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब उसको पीछे शिफ्ट करोगे तो एक लाइन बनेगा एक्शन, वो क्या कहलाता है, लाइन ऑफ एक्शन। अगर उसके लाइन ऑफ एक्शन इज एट ए कॉमन पॉइंट, passes through a common point, then also that vector is known as, तब भी वो वेक्टर क्या कहलाएगा, कंकरेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन अपने को लेके चलना है, लाइन ऑफ एक्शन न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है, तो ये लेके चलना है। डन, मैं मिटाऊं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, समझाते समझाते में क्या है ना, शुरू में जब चैप्टर शुरुआत होती है थोड़ा धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि एक बार समझ तो जाओ वेक्टर है क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर का बात हो गया। अब बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, लिखो मेथड्स अब वेक्टर एडिशन करने का तरीका। तीन तरीके हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा तरीका है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा तरीका होता है पॉलीगन लॉ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से पूछेगा। पॉलीगन लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि डायग्रामेटिक है, इसको डायग्राम से अपन को पकड़ना है, डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं। लेकिन इसके पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका फॉर्मूला आएगा और एक ही फॉर्मूला से सब बनेगा, ठीक है। तो तीन लॉ है मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का, एक होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा जो होता है पॉलीगन
लॉ। ठीक है, तो पहला लॉ देख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, पहला लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ। पहला लॉ देखें, ट्रायंगल लॉ। अब वेक्टर एडिशन चालू हुआ मतलब आप न्यूमेरिकल के टच में आने वाले हो। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है अब चालू। एंगल थीटा निकालना आया, थीटा निकालना आया, थीटा के बाद अपन को ये आना चाहिए कि उसको एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन कैसे करेंगे वो, क्योंकि भाई मैं बताया था वेक्टर एडिशन में 3 + 4 क्या होगा? 8 भी हो सकता है। 3 + 4 क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे होगा? 4 - 3 हो सकता है। कितना होगा 4 - 3? वेक्टर में अलग जाएगा। 4 - 3 हो सकता है 8 हो जाए या फिर कितना हो। ये सब चीजें जो है चेंज होती जाएंगी। तो किसको किस तरीके से करना है, क्या है वेक्टर एडिशन में, वो चीजें चेंज है। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ की बात करता हूं। अब कंसंट्रेट हो जाओ, क्योंकि अब चैप्टर का जो है ना मेन जो है अपन कोर में आने वाले हैं। तो यहाँ पे अब ट्रायंगल लॉ के बारे में बात करेंगे। अब तक जो है बेसिक कंसेप्ट सीख चुके, एंगल निकालने से लेके पैरेलल एंटी पैरेलल क्या होता है, कब मैग्नीट्यूड बराबर होगा, कब वेक्टर बराबर होगा, और कब वेक्टर जो है किस एंगल पे बराबर नहीं होगा, किस एंगल पे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा। ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो करते हैं इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कल बहुत इंपॉर्टेंट 3 रहेगा, तो थोड़ा सा आना है अच्छे से, क्योंकि कल का क्लास मिस मत करना। वेक्टर का एक क्वेश्चन 2016 में सब बनवा दूंगा, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल और कैसे आएंगे सब देख लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है। अगर मैं इसका एडिशन एक दूसरे वेक्टर बी से करूं तो क्या आएगा? वेक्टर से जब वेक्टर जुड़ेगा तो एक नया वेक्टर आएगा। मान लेते हैं वो वेक्टर आर है। ठीक है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से जुड़ के क्या बनाएगा? एक नया वेक्टर आर। और यही आर क्या कहलाता है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ, यही आर क्या कहलाता है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक, रिजल्टेंट नाम सुने थे। तो ए से जब जुड़ेगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से तो वो एक बनाएगा आर। ठीक, अब इसमें ट्रायंगल लॉ का कहना ये है, इसका कहना ये है कि अगर वेक्टर ए एक साइड ट्रायंगल का है, अगर वेक्टर ए एक साइड ट्रायंगल का है और वेक्टर बी भी एक साइड ट्रायंगल का है, और ये क्या है कि किसी एक फेस को रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑर्डर को फॉलो अप कर रहे हैं, तो जो तीसरा तीसरा भुजा रहेगा ट्रायंगल का, तीसरा भुजा रहेगा, वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। बट वो उसके अपोजिट ऑर्डर को फॉलो अप करेगा। ठीक है, नहीं समझे? नहीं समझे? समझा रहा हूं। ठीक, पहले तो लिख लो, व्हेन टू वेक्टर्स a and b are two sides of a triangle, सब समझेंगे एक एक करके, ऑफ ए ट्राइंगल, and they follow same order, then the third side the third side of triangle is the resultant, is the resultant of vector, that is r, and it follows
द अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, अपने लैंग्वेज देखो, दो वेक्टर ए और बी। अब कहानी सुनो ध्यान से, अब मैं क्या कहने वाला हूं ध्यान दो। देखो यहां पे अगर मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, ठीक, ट्राइंगल का ये क्या है, साइड है। देखो क्या लिखा है, टू वेक्टर्स ऑफ ए, टू वेक्टर्स ए और बी जो है दो साइड्स हैं, ट्राइंगल के दो साइड है, किसके, ट्राइंगल का। अब ये दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा है, वेक्टर बी। अगर ये दो वेक्टर, जरूरी नहीं है एक बार तीर मार दोगे तो यहां बी भी लिख सकते हो, अगर ये दो वेक्टर दो साइड ट्राइंगल का बोलेगा, अगर ये दो वेक्टर दो साइड ऑफ ट्राइंगल हैं, फॉलो द सेम ऑर्डर। फॉलो द सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो ये गया ये गया, कैसा फॉलो कर रहा है, एंटी क्लॉक। कैसा फॉलो कर रहा है, एंटी क्लॉक, सेम ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, दैट इज आर। यहां पे दैट इज आर करके लिख लो, दैट इज आर, ठीक है, एंड इट फॉलोज द अपोजिट ऑर्डर, दैट इज आर वेक्टर, ठीक है, एंड इट फॉलोज द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये सब अपने लैंग्वेज में लिखा देता हूं, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई स्पेशल वो नहीं है कि अपने को वो डेफिनेशन से, मतलब अपने को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली क्या है। आपका नोट्स तैयार रहेगा, कल के डेट में समझ जाओगे। ठीक है, तो इसी टाइप का अगर चीज आ रहा है तो फॉलो अप देखो, एक वेक्टर ए है, एक साइड है ट्राइंगल का, दूसरा साइड जो है ट्राइंगल का वेक्टर बी है। ये फॉलो अप कैसा कर रहे हैं, एक ऑर्डर को, एक ऑर्डर को ऐसा ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा एक ऑर्डर फॉलो अप हो रहा है, ठीक है, रेगुलर जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा तीसरा साइड ट्राइंगल का होगा, तीसरा साइड ट्राइंगल का होगा, देखो क्लोज्ड बनाएगा, तीसरा साइड ट्राइंगल का होगा, और यही क्या होगा, रिजल्टेंट। बट इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, दैट इज द अपोजिट ऑफ ऑर्डर। ये कैसा गया, एंटी क्लॉक गया, ए और बी कैसा गया, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक गया तो इधर वाला कैसा जाएगा, क्लॉक जाएगा, ऐसा। तो ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये ए प्लस बी का जा रहा था। ठीक है, अपोजिट, थर्ड साइड इज द अपोजिट ऑर्डर। तो ये हमारा ट्राइंगल लॉ। डायग्राम से अगर देखोगे कई बार रहता है इतना इतना सेंटीमीटर लिए तो ऐसा कर लिए तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाता था, डायग्रामेटिक। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पॉलीगन में सेम फॉर्मूला आएगा, दिखाऊंगा तुम लोग को, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया एक्चुअली ट्राइंगल लॉ है क्या। ठीक है, एक वेक्टर एक साइड का ट्राइंगल का है, दूसरा साइड ट्राइंगल का, तो ये किस ऑर्डर को फॉलो अप कर रहे हैं, देखो ऐसा जा रहा है। और जो रिजल्टेंट रहेगा वो तीसरा साइड ट्राइंगल का रहेगा, जो कि उसका ऑर्डर कैसा होगा, जस्ट ए प्लस बी का अपोजिट। वो ऐसा फॉलो अप कर रहा है एंटी क्लॉक, ये क्लॉक किया, इधर गया, बस ऐसे डायरेक्शन देखना है, खत्म। समझ गए ट्राइंगल लॉ, यही ट्राइंगल लॉ। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब सीधा हम लोग जाएंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो उसके बाद में एक बहुत ट्राइंगल लॉ को ना बीच न्यूमेरिकल होंगे ना तो ट्राइंगल लॉ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री में बहुत फेमस है ट्राइंगल लॉ। ये कैसा एंगल यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो, एक चीज ध्यान दो कि यहाँ एंगल अल्फा, ठीक, ये एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, इसका जो पूरा कहानी हम लोग देखने वाले हैं पैरेललोग्राम में, जब डायरेक्ट 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री वाला आएगा कहानी, तो वहां पे अपन देखेंगे ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, और नहीं तो पैरेललोग्राम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पैरेललोग्राम सेकंड देखना है तो पैरेललोग्राम, इसका पूरा फॉर्मूला निकालूंगा मैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकलेगा, सारा यहीं से कहानी शुरू होगा। ठीक है,
तो बस ट्रायंगल लॉ समझने के लिए था कि कैसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछेगा तो बना लेना, ठीक है। मेन है ये वाला, इससे पूरा न्यूमेरिकल बनने वाला है, ठीक। इसी से मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ट्रायंगल लॉ का। लिख लो, उसके बाद अपन चलते हैं। अब अल्फा क्यों है एंगल बिटवीन द आर एंड ये ए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एंगल बिटवीन द ए एंड बी कौन सा होगा? ये एंगल होगा। ये एंगल ए एंड बी है या नहीं? यस और नो? यस और नो? नो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यही इसी के लिए इतना देर से मैं सब पढ़ा रहा था कि एंगल निकाल रहा था। नहीं है ये, जब तक टेल से टेल नहीं मिलेगा, जब तक टेल से टेल नहीं मिलेगा तो वो एंगल नहीं होता। ए और बी का पूछता है एंगल ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। तो ए और बी का तो यहीं से दिख जाएगा कि ये एंगल नहीं है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अभी देखो टेल से टेल है, ए और आर का टेल से टेल है, टेल से टेल है, इसलिए अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर एंड ए, ठीक है। टेल से टेल मिलेगा तभी वो एंगल होगा, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर शुरू से कर दूंगा तो आप लोग से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। चल आगे बढ़े, पैरेललोग्राम के लिए इसको नोट डाउन करें, फिर उसके बाद मैं रब करता हूं। चलिए ताल से ताल मिलाना है एंगल के, ठीक है, टेल से टेल। डन हो गया, चलिए। मैं अपने लैंग्वेज में लिखा देता हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छा रहता है। सिंपल सटीक चाहता हूं कि आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, ताकि आप लोग से क्वेश्चन तो नहीं छूटे, थ्योरेटिकली तो कुछ छूटे ही। पैरेललोग्राम लॉ, चलिए सेकंड जो है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। अभी सबसे शुरू में बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा करके एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा डब्बा रखा है, ठीक। यहां पे रस्सी बांध के एक आदमी एक काम करते हैं, एक इधर, ठीक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर ले जा रहा है और एक इधर ले जा रहा है। एक आदमी यहां खड़ा है, इसको खींच रहा है, एक आदमी इधर खड़ा है, इसको खींच रहा है। एक आदमी उस तरफ से खींच रहा है और एक आदमी इस तरफ से खींच रहा है, किसको? इस बक्से को, ठीक है। एक आदमी उधर से खींच रहा है, एक आदमी इस साइड से खींच रहा है एक बक्से को, और दोनों का जो है, अगर ये फोर्स लगा रहा है F इस तरफ, और ये सेम फोर्स या F1 ले लो या F2 ले लो, ठीक है, इधर लगा रहा है। अगर मान लो, अब कंडीशन मैं बता रहा हूं, पहला कंडीशन है अगर F1 जो है इक्वल टू F2 रहेगा तब, ठीक है। अगर कंडीशन F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा, मतलब इसका जितना ताकत इधर से लगा रहा है इधर से, तो इसका जो रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाएगा, ठीक है, हमेशा बीच से जाएगा। अगर F1 जो है, ये कंडीशन कब लागू होगा? बीच से जाने वाला, जब F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा। अगर F2 ज्यादा, F1 जो है ज्यादा रहेगा F2 से, तो ये रिजल्टेंट थोड़ा इधर खसक जाएगा, ठीक है। किस तरफ झुकेगा? F1 की तरफ, ठीक है। और जैसी जैसी ये ताकत लगाते जाएगा तो बक्सा उसके तरफ जाते जाएगा, लेकिन अगर दोनों का फोर्स बराबर है तो बक्सा सीधा जाएगा, ठीक है, बक्सा सीधा जाएगा। जब दोनों का फोर्स बराबर है तब बक्सा सीधा जाएगा। जब यहाँ की कंडीशन क्या है, इसके बाद F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा। लेकिन ये वाला अगर कंडीशन कब होगा? F1 ग्रेटर देन F2 होगा, ठीक। और एक एंगल इधर कब आएगा? जब F2 जो है ग्रेटर रहेगा F1 से, F2 वाला इस तरफ झुक जाएगा, मतलब इससे ही झुकेगा इधर। तो ये तीन कंडीशन है जो है, और यही तीनों कंडीशन जो है, इसीलिए जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, दिस इज योर प्रैक्टिकल एग्जांपल,
और यहीं पे बन के आता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसीलिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ते हैं ताकि इसका रिलेशन निकाल सकें कि रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चलो देख लेते हैं। एक वेक्टर किधर लगा, देखो अब ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर, तो इसको देखो यहां पे देखो, एक वेक्टर ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर दिस इज वेक्टर बी। ठीक, तो क्या करना है आपको, इसको आगे इसको ऐसे से बढ़ाना है, इसके पैरेलल में इसको बढ़ाना है। तो ये जो डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल दिस इज, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या सिंपल डायगोनल, हाँ प्रिंसिपल ही डायगोनल लिख लो, प्रिंसिपल डायगोनल। और यही क्या है अपना रिजल्टेंट रहेगा, किसका, ए और बी का। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट। ठीक है, और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, इसी पॉइंट से निकलेगा जिस पॉइंट से ए निकला है, जिस पॉइंट से बी निकला है। ठीक है, यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ। मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू, इसमें भी रिजल्टेंट कितना होगा, ए प्लस बी। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से जुड़ा तो क्या रिजल्टेंट दिया, आर दिया। लेकिन अब फॉर्मूला दूसरा चेंज होगा, इसी को मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। इसको मिटा लो, मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि मैं इसको अच्छे से समझाऊं पैरेललोग्राम लॉ को, इसका एनालिटिकल मेथड कैसे होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद मैं सिर्फ पैरेललोग्राम समझाऊंगा, फॉर्मूला निकालूंगा, उसके बाद आज का यहाँ पे समाप्त करेंगे। फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट जितना भी है वो कल शुरू करूंगा न्यूमेरिकल। उसके बाद यूनिट वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का भी देखेंगे, क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद आगे पोजीशन वेक्टर भी पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे वेक्टर में और जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल का क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। हो गया, डन करूं मिटाऊं? यहां पे देखो मैं बता रहा हूं, डिराइव कर दे रहा हूं फॉर्मूला कैसे आया, तो कई बार आदमी को नहीं है। चलो, आपको ए प्लस बी एडिशन के ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम में क्या आएगा, वो भी आर आएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं। ए हो गया, ये डायगोनल गया, ये आर वेक्टर आर, और इधर वेक्टर बी। ठीक है, वे वेक्टर बी और ये आर। मैं यहां पे कर रहा हूं, एक ड्रॉप कर ले रहा हूं पॉइंट ऐसे करके, इसको मैं मान लेता हूं अल्फा, और एंगल बिटवीन द वेक्टर जो है थीटा। थीटा इज द, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दिख रहा है, टेल से टेल मिल रहा है तो ए और बी का एंगल थीटा होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, अल्फा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर एंड वेक्टर बी, रिजल्टेंट आर एंड वेक्टर बी। ठीक है, चलो यहां से देख लेते हैं। अगर मैं इसको पॉइंट ले लूं, इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, पी क्यू आर ले लेता हूं, ए बी सी से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ओ, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब कैसे निकालोगे, देखो इसको आर का वैल्यू निकालना है इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, पी ओ क्यू में निकालो। पी ओ क्यू, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल को पकड़ो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये वाला इक्वल टू ये। ठीक है, ओके। अब इसको जानने से पहले एक चीज ध्यान दो, यहां पे ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये पैरेलल उठाया यहां रखा, पैरेलल इसको उठाया यहां रखा, पैरेलल इसको उठाया यहां रखा, ये थीटा।
वो भी थीटा होगा। ओके, ठीक है, कितना 9:15 हो गया। चलो जल्दी से बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे ये वाला चीज क्या हो जाएगा, एक चीज मैं आपसे उससे पहले मैं बता देता हूं। चलो ये थीटा है, अगर ये ट्राइंगल को मैं देखूं, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, ये वाला ट्राइंगल को पकड़ो, तो ट्राइंगल पी आर क्यू का मैथमेटिकली भी आप लोग कर पाओगे, थोड़ा सा इस चीज को एनालिसिस कर लो। ये थीटा है, तो एक बात बताओ मेरे को, ये तो वेक्टर ए ही कहलाएगा, दिस इज वेक्टर ए, तो ये भी ए ही होगा, ये भी ये होगा ना, सेम है। देखो उठाया यहाँ पुटअप किया, उठाया यहाँ पुटअप किया, पैरेलल शिफ्ट यहाँ किया, तो ये भी वेक्टर ए ही होगा बराबर। वेक्टर ए के डेरिवेशन, डेरिवेशन मत बताइए, क्यों नहीं बताऊंगा, उसका रीजन है, अगर मैं बता दूं एक बार तो आप लोगों को क्या है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन एक्चुअली नहीं है, अगर मैं ये चीज नहीं बताऊंगा तो न्यूमेरिकल अगर आया आपका तो आप कहीं ना कहीं चीजों को फंस सकते हो। मैं अगर ये नहीं बताऊंगा तो आप अगर निकालना नहीं आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो कभी कभी बताना जरूरी हो जाता है, सिर्फ एक ही ये डेरिवेशन और कोई मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये एंगल देखो पी आर, और ये वाला क्या है अपना आर है इसका क्यू, ठीक है, एक ही है। इसके बाद क्योंकि इसके क्वेश्चन आ गए तो आप फंस जाओगे। तो यहां पे ध्यान दो कि टेन थीटा क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ आपको नहीं पता है, ये लेंथ नहीं पता है, और ये वाला लेंथ नहीं पता है, ये वाला लेंथ नहीं पता, मान लो इसको एक्स और ये वाई, ठीक है। तो आपको क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एक्स बाय ए। तो इससे क्या निकल गया, एक्स जो है ए साइन थीटा, मतलब ये वाला कंपोनेंट को लिख सकते हो आप एक्स क्या है ए साइन थीटा, क्या लिख सकते हो ए साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट को लिख सकते हैं हम लोग वाई को कॉस थीटा। लिख लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग पास इतना टाइम है कि आप लोग धीरे से आराम से इस चीज को देख सकते हो, कंफ्यूजन चीजें दूर हो जाएंगी। तो y बाई ए, तो y क्या हो जाएगा a cos थीटा, इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या है a cos थीटा, ये x cos थीटा a sin थीटा, और ये a cos थीटा। तो एक शॉर्टकट में बता दूं, अगर थीटा है तो थीटा के नीचे वाला, थीटा से जो चिपका रहता है बेस में, वो हमेशा, अगर ये a है तो ये हमेशा क्या होगा a cos थीटा, और उसका जो परपेंडिकुलरली रहेगा, जो उसके वर्टिकल रहेगा, वो क्या होगा a sin थीटा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि अगर थीटा यहां आ गया तो अब क्या होगा, ए इधर है, थीटा यहां आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना, न्यूमेरिकल में बहुत कंसिडर होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पीओक्यू, इन ट्राइंगल पीओक्यू इतना निकलने के बाद ये कंपोनेंट निकल गया, ये कंपोनेंट निकल गया, मतलब ये वाला क्या है हमारा ए साइन थीटा है, और इधर वाला यहां से यहां तक क्या है ए कॉस थीटा है, ठीक है। यहां से यहां तक ए साइन थीटा, यहां से यहां ए कॉस थीटा, ठीक है। इन ट्राइंगल पीओक्यू, पीओक्यू, पीओक्यू में क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू। हाँ चलो, इन ट्राइंगल पीओक्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी क्लियर बता दे रहा हूं, पाइथागोरस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है बी है, बी प्लस कंक्लूड कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर इसका आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन के तैयार होता है, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहीं पे आप अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी प्लस ए साइन थीटा बाय
tan अल्फा इज इक्वल टू a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा। ये हो गया आपका डायरेक्शन पूछेगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे, बाकी कल आगे क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, इसको कंक्लूड कर लेना, इसको आगे बढ़ा के देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो पूरा ये लेंथ, ये पूरा b है, यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड क्या है, b है, यहां से यहां b का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, b है और ये प्लस कॉस थीटा, b प्लस a cos थीटा बेस हो गया, और ये जो हाइट है वो है ऊंचाई जो है a sin थीटा। ठीक है, ऊंचाई बटा आधार n का, तो उस तरीके से आ गया। तो ये दो फॉर्मूला यूज होगा, और इसको सॉल्व करने से r का जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन में इसका क्लियर कट ये हो गया, इधर का मैं मिटा रहा हूं। तो वेक्टर एडिशन में ये हो गया कि a प्लस पैरेललोग्राम ला सका आया, a प्लस b कितना होगा, रिजल्टेंट होगा, जिसका मान क्या होगा, कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड होगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ये मत लिख देना यार आर ये वाला नहीं है। ठीक है, ये आर का आपका जो एरो है वो वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड है आर, या फिर सिंपल क्या लिख सकते हो, आर। ठीक है, और ये फॉर्मूला की जो एंगल बता देगा आपको, tan अल्फा जो है ये sin थीटा बाय p प्लस a cos थीटा। ये दोनों को रखिए तैयार, कल मिलेंगे आगे फॉर्मूला न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, बिना डेरिवेशन के तो तुम न्यूमेरिकल हिलेगा ही नहीं। अगर ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ये एंगल वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गए, ठीक है, तो ये वाला चीज को तो याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं करना है आपको, डेरिवेशन याद नहीं करना है आपको, समझना है कहानी क्या हुआ है। ठीक है, आपको समझना है कैसे आया, क्यों आया। इसके बाद हम लोग जब न्यूमेरिकल देखेंगे ना, तो समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट था। ठीक है, आपको जब पता ही नहीं रहेगा अच्छे से कि अल्फा क्या है, थीटा क्या है, ए साइन थीटा कंपोनेंट किस चीज का लेते हैं, पोजीशन वेक्टर में तो लेना ही पड़ेगा, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ये क्या है, कंपोनेंट। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दिस इज क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सिलेबस में है रिजोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है, इसको रटने का जरूरत नहीं है, ये वाला चीज को, ये वाला याद रखना, जिस तरफ थीटा है उस तरफ कॉस थीटा, और जिसके परपेंडिकुलर है साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, कल मिलेंगे, और सवेरे का टाइम आपको जो भी है बता देंगे सर, नोट डाउन कर लेंगे जैसा भी है, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग के लिए जो भी है मेहनत करते जाओ, मैं खुद आप लोग के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को पूरा क्लियर कट समझ में आ जाए, और चलेंगे आगे, सफर बहुत लंबा है। ठीक है, बस नोट्स के कंटेंट बिल्कुल तैयार रखना, इसीलिए मैं बोलता हूं लाइव क्लास अटेंड करना जरूरी है। तो ये पैरेललोग्राम से लॉ से आ गया हमारा आर और tan। ठीक, नोट डाउन हो गया, चलें एंड करूं क्लास। ओके, ठीक है, गुड नाइट सभी को, अच्छे से